ऐसी क्या स्टडी टिप्स उनको फॉलो करनी चाहिए जो बोर्ड में अच्छा रिजल्ट दे पाए। 24 आवर्स सबके पास है, एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी, एक जो टॉपर बच्चा है उसके लिए भी 24 आवर्स है। अब आपको डिसाइड करना है उस 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि अच्छा तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ऐसे कुछ लिख लेते हैं जिससे हमें याद हो जाए। हेलो बच्चे बड़ी, क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं ऐसी क्या स्टडी टिप्स उनको फॉलो करनी चाहिए जो बोर्ड में अच्छा रिजल्ट दे पाए। ठीक है, बोर्ड में अच्छा नंबर्स लाए जिससे उनके घर वाले खुश हों, पड़ोसी भी खुश हों। तो ऐसा क्या करना चाहिए क्लास 12 के जो बच्चे हैं जो बोर्ड्स का एग्जाम देंगे 2026 में, या फिर जो प्रीवियस वाले बच्चे थे, जो इसके पहले जो बच्चे थे जो उन्होंने फॉलो किया था कि भाई हमने ये फॉलो किया था इस वजह से मेरे 90 के अबव आए, या फिर 85 आए, या फिर 89 आए, ऐसे। तो वो सारे टिप्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। तो आप कोशिश करना, देखो 100% तो आप नहीं फॉलो कर सकते हो, जाहिर सी बात है भाई 100% नहीं फॉलो होता, बट कोशिश करना आप 90 या फिर 95 के अबव जाने का। हाँ, थोड़ा बहुत चल जाएगा, डेली नहीं फॉलो हो रहा है कोई बात नहीं, बट ऐसा ना हो कि रोज ही नहीं फॉलो हो रहा है। हफ्ते में अगर 5 दिन भी फॉलो हो रहा है फिर भी सही है, क्योंकि जहां कुछ भी नहीं हो रहा था वहां 5 दिन तो कम से कम आप फॉलो कर रहे हो। कम से कम 5 दिन तो आपकी पढ़ाई हो रही है। जहां कुछ भी नहीं हो रही थी, पूरे हफ्ते हफ्ते निकल जा रहे थे, रील्स स्क्रॉल करने में पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम हमारा कहाँ जा रहा है, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था कि भाई हम लोग क्लास 12 में पहुंच चुके हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है। तो वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आपका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, ठीक है, किसी भी काम के लिए, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मतलब कोई भी कम्युनिटी हो, स्टूडेंट के अलावा भी टीचर कम्युनिटी हो या फिर कोई और कम्युनिटी हो, वहां पे भी आपको सबसे पहले यही सिखाया जाएगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। 24 आवर्स सबके पास है, एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी, एक जो टॉपर बच्चा है उसके लिए भी 24 आवर्स है। अब आपको डिसाइड करना है उस 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। बैठ के रील्स देखना है, पड़ोसी को देखना है, बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है ये देखना है, कि अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को फिट रखना है, मोटिवेट रखना है। ये आपका काम है, ये आपको कोई बाहर से नहीं आएगा बताने के लिए। बाहर वाला सिर्फ आपको ये बता सकता है कि भाई हमने ये फॉलो किया था, ये हुआ था मेरे साथ। अब अगर आप क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, सबके साथ यही होता है। स्टार्टिंग के 2-4 महीने पता ही नहीं चलते हैं कब बीत गए। छुट्टी चल रही है सर, छुट्टी चल रही है, स्कूल स्टार्ट हो रहा है सर, स्टार्ट हो गया है, अभी तो सर 2-4 दिन पढ़ने में टाइम लगेगा। तो भाई स्टार्ट कर दो, पेपर अपने टाइम पे ही होगा। कोविड नहीं आने वाला कि पेपर आपका टल जाएगा, 1-2 साल बाद पेपर होगा, या फिर स्कूल वाले ऐसे ही पास कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, किसको कितना टाइम देना है। ठीक है, पता लगा आपने एक मैसेज ड्रॉप किया, 2 घंटे बैठ के रिप्लाई का वेट कर रहे हो। ऐसा होता है, क्लास में भी होता है। बहुत बच्चे हाय हेलो करते रहते हैं पूरे क्लास में, पता लगा कि 1 घंटे का क्लास है, उसमें बच्चा हाय हेलो कर रहा है, बीच में कोई रिप्लाई आ गया, फिर पूछे जा रहा है कहां से हो, आईजी क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, आईडी क्या है, ये सब पूछ रहा है बालक। फिर एग्जाम में जाएगा और वहां पे जब क्वेश्चन उससे पूछेगा तो कहेगा कि हमको तो इंस्टा आईडी याद आती है। तो बालक अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, क्योंकि ये टाइम एक बार अगर चला गया तो वापस से नहीं आएगा। आप क्लास 12th या फिर क्लास 11th वापस से पढ़ने नहीं आओगे। अगर वापस से पढ़ने आओगे तो फिर आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ वाले जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो एक क्लास आपसे आगे हो जाएंगे। फिर आप उनसे नजरें भी नहीं मिला पाओगे कि भाई मैं तो फेल हो गया था 11th में या 12th में, आया हूं सप्लीमेंट्री एग्जाम देने। कितना बुरा लगता होगा बताओ, सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए कोई बालक जा रहा है, उसके साथ वाला अगली वाली क्लास में पहुंच चुका है, बुरा लगता है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समय का सही प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट सही करें भाई, टाइम मैनेजमेंट को सही करें, सुधारें। पढ़ाई के लिए एक सटीक समय सारणी टाइम टेबल बनाएं, दिन के हर घंटे का उपयोग करें
और समय पर ब्रेक लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 24 घंटे में जो है 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन बीमार हो गए, 2-3 दिन तक उठ ही नहीं रहे हो बेड से, ऐसा नहीं है। नॉर्मल 6-7 घंटे पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो 6-7 घंटे। 6-7 मान के चलो, 6-7 नहीं हो रहे हैं, 5 तो हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा कम से कम। जो एकदम बैठे हैं बिल्कुल 1 भी घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे तो अच्छा ही है। ठीक है, सबसे कठिन या समय लेने वाले विषयों को पहले करें, क्योंकि आपका मन ताजगी से भरा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपको टफ लग रहा है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आपको टफ लग रहे हैं, तो मैथ्स वाले क्वेश्चन क्या करो ना, पहले कर लो। या फिर कोई और सब्जेक्ट जो आपको याद नहीं हो रहा है, उसको पहले पढ़ लो। बाकी सब्जेक्ट आप पीछे धीरे धीरे पढ़ लो, बाद में कर लो। पहले जो टफ वाले सब्जेक्ट हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, देखो अलग अलग बच्चा है, अलग अलग उसको सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे। कोई स्ट्रांग होगा उसका, कोई सब्जेक्ट कोई वीक होगा। तो जो स्ट्रांग है उसको बाद में कर लो, जो वीक है जिसमें अलग रहा कि यार ये थोड़ा सा टफ है, इसमें समझ में नहीं आता, ये कैसे हो गया, उसको पहले पढ़ लो। ठीक है, क्लियर है। सेकंड वाले पॉइंट की बात करें, विषयवार अध्ययन करें। सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स हैं, उसको आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। पता लगा आप क्लास 11th में हो और आप बीएससी की बुक लेके आए, ऐसे ही होता ना, माहौल बनाने के लिए। क्लास 11th में हो, बीएससी की बुक लेके चले आए, उसको सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो भी एग्जाम्पल, तो आप पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पिटवा रहे हो कि भाई मैं तो बीएससी का क्वेश्चन कर लिया। अरे बालक, बीएससी का क्वेश्चन आपसे क्लास 11th में थोड़ी पूछेगा। जो आपके सिलेबस में है, जो सब्जेक्ट में है, वही पढ़ना होता है। पीएचडी नहीं करनी होती है। पीएचडी करने के लिए अलग से मौका मिलेगा। अभी जिस क्लास में हो, जिस टाइम पे हो, उस टाइम पे पढ़ लो अच्छे से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है बालक। तो कॉमर्स में कई विषय होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज आदि। ठीक है, हर विषय का अलग अलग तरीका होता है, तो ध्यान पूर्वक और व्यवस्थित तरीके से पढ़ें। एक ही विषय पर लगातार अध्ययन करने से निरसता आ सकती है, इसलिए विषयों को बदलते रहें। ठीक है, अब जैसे ये है ना कि कोई बच्चा एक सब्जेक्ट ना बार बार पढ़ता है, जैसे कोई कहानी वाला हो गया, मान लेते हैं किसी को इंग्लिश अच्छी लग रही है, लिटरेचर अच्छा लग रहा है, हिंदी अच्छी लग रही है, उसमें 1-2 स्टोरी है, बालक वही बार बार पढ़े जा रहा है। उसको यही नहीं लग रहा है कि भाई इससे बाहर भी निकलना है, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे तो सभी 100 मार्क्स के होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक में 100 मार दिया तो बाकी सब ऐसे ही हो गए, कोई बात नहीं, आपने एक में 100 लाया आप पास हो गए, नहीं, सब में आपको नंबर लाने होंगे। तो सारे सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे, एटलीस्ट 80-90 सब में आने चाहिए। अगर एक में 100 नहीं आ रहा चलेगा, अगर आप एक में 100 ला रहे हो, बाकी में आप 30-40 ला रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। बट अगर आप सब में 80-90 ला रहे हो तो चल जाएगा। तो इस वजह से सारे सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, टाइम देना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसमें थोड़ा कम समय दो। ये नहीं कि आपको जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ना, नहीं बालक, जो एग्जाम वाले को अच्छा लगेगा वो पढ़ना होता है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो नहीं पढ़ना होता, जो एग्जामिनर को अच्छा लगता है वो पढ़ना होता है, जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, एक ही विषय पर बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ दिन में बोर हो जाओगे, फिर कहोगे इसमें कुछ है नहीं। सारांश बनाए, मेक समरीज। ठीक है, पढ़े हुए चैप्टर या नोट्स का सारांश बनाए, इससे आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी याद करने में मदद मिलेगी। अब जैसे ये होता ना कि बच्चा ना पहली बार जब पढ़ता है, कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई टॉपिक्स पढ़ता है ना, डिटेल में पढ़ता है, क्योंकि उसको सारी चीजें उसमें जाननी होती है कि ये वाला फार्मूला यहां क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसे हम इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं। बट जब वही बालक 2-3 बार उसको पढ़ता है ना, तो उसको आइडिया लग जाता है, अच्छा अच्छा ये तो पहले ही हमने बनाया, ये तो ऐसे हो रहा है। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, जो आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवाइज करने के लिए होना चाहिए। अब एग्जाम के 1-2 दिन पहले तो आप पता लगा कि मैथ में एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन हैं, आप 10 क्वेश्चन बनाने थोड़ी बैठ जाओगे, क्योंकि उस 10 क्वेश्चन बनाने के लिए आपने जो है ऑलरेडी 2-3 दिन गंवा दिए। अब उस 10 क्वेश्चन को कैसे जो है 10 मिनट में या 15 मिनट में निपटाओगे, वो आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हटा दो, जो अलग अलग टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, उनके एक एक क्वेश्चंस रख लो प्रैक्टिस के लिए। वो भी वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखो जो आपसे एक बार में बन नहीं रहे हैं।
2 बार में नहीं बन रहे हैं, 3 बार में नहीं बन रहे हैं। अगर आपने एक बार में जो क्वेश्चन बन गया वही रख लिया तो वो तो वहां भी बन जाएगा, तो फिर उसको शॉर्ट नोट्स में रखने की क्या जरूरत थी, वो तो पहले से आपसे बन गया है तो वहां भी बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो जो आपसे 1-2 बार में नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर आप किसी किताब का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रत्येक चैप्टर के अंत में उसकी मुख्य बातें लिख ले। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, अभी आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी, परिश्रम और आपका उदय बैच स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, अब क्या होगा ना, जैसे चैप्टर 1 खत्म हुआ तो चैप्टर 1 के पीछे जो है ना, आप एक पेज ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, एक पेज आप सादा छोड़ देना। उस पर क्या करना होगा, जब आप 1-2 बार रिवाइज करोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि अच्छा तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ऐसे कुछ लिख लेते हैं जिससे हमें याद हो जाए। तो वहां पे आप जो एक पेज छोड़े रहोगे वहां पे आप शॉर्ट नोट्स में उसको लिख लोगे। क्लियर है बच्चे? 4th पॉइंट है नोट्स बनाना। मेक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आपको लग नहीं रहा होगा, आप क्लास 11th में होगे या फिर 12th में होगे तो स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा कि भाई इसके भी नोट्स बनते हैं क्या। मैं मैक्सिमम देखा हूं मैथ्स के जो बच्चे होते हैं वो नोट्स नहीं बनाते हैं। मैथ्स के नोट्स मैक्सिमम बच्चे नहीं प्रिपेयर करते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स तो ऐसे ही हो जाता है। बट अगर आपके पास नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं, देखो सामने वाले का नोट्स लेके आओगे प्रिंट करा के, आखिरी समय में क्या होता है, बच्चा जाता है जो क्लास में थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा होता है, ठीक ठाक पढ़ने वाला होता है, उसके नोट्स प्रिंट करा के लेके चला आता है। भाई उसके नोट्स प्रिंट करा के लेके आ रहे हो, बट उसने किसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वो जानता है ना, आप थोड़ी जानते हो। नोट्स में थोड़ी चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। तो कोशिश करो खुद के नोट्स होने चाहिए, सेल्फ मेड वाले नोट्स होने चाहिए, खुद से लिखे गए नोट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई ये चीज हमने लिखी है, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो नोट्स बनाना, पढ़ाई करते समय नोट्स बनाए, यह आपके लिए एक अच्छा रिवीजन टूल हो सकता है। खासकर उन विषयों के लिए नोट्स बनाए जो कि कठिन होते हैं या जिनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। टफ वाले सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ। वैसे तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए, फिर आपको शॉर्ट नोट्स वही 1-2 पेज जो बता रहे हैं चैप्टर के बाद आपको छोड़ना है, वहां पे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है बालक, 5वें पॉइंट की बात करें तो प्रैक्टिकल अभ्यास करें। ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलरली। अब इसमें क्या होता है, कॉमर्स के विषयों में अक्सर समस्याओं और कैलकुलेशन से जुड़ी बातें होती हैं, जैसे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में समस्याओं को हल करना। नियमित रूप से पिछले सालों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का अभ्यास करना। अब क्या होता है ना कि आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको सब तैयार है, बट खुद को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको मॉक टेस्ट देना होता है। ठीक है, आपको पेपर देने होते हैं, तभी तो पता चलेगा कि भाई कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितनी तैयारी हुई है। लगता तो सबको है कि हमने सब पढ़ रखा है, बट जब मॉक टेस्ट दोगे, जब पेपर दोगे, तभी तो असलियत सामने आएगी कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो जो स्कूल वगैरह में एग्जाम होते हैं, जो आपको यहाँ पे क्विज वगैरह होती है, जो आपको संडे को टेस्ट होता है, अभी जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप पढ़ोगे तो हर संडे का आपको टेस्ट होगा, जो टॉपिक्स चल रहा होगा, जो खत्म हो चुका होगा, सबका टेस्ट होगा। तो वहां पे जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो वहां पे आपको खुद को एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि आप कितने % कवर कर चुके हो, कितने आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है बालक, समझकर पढ़ाई करें। अंडरस्टैंड, डोंट मेमोराइज। बस आपको याद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको खर्रा मिल गया, आप पढ़ते ही चले जा रहे हो, बस बोलो कि बस मैं ये याद कर लूंगा। देखो भैया, याद करना और समझना दोनों अलग अलग बात है। याद तो कर ले जाओगे, बट जैसे ही नंबर वहां पे चेंज हुआ, 2 की जगह 3 हो गया, पूरा का पूरा जो आपने रट्टाफिकेशन किया पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, फिर वो आपको काम नहीं आने वाला है। इस वजह से आपको समझना होता है। आप समझो पहले कि यहां पे भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप वहां पे पूछोगे कि ये वाली लाइन क्यों यहां पे लिखी गई है, फिर आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कुछ भी चेंज हुआ, ऊपर नीचे कुछ भी चेंज हुआ, इवन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो एग्जाम में क्वेश्चंस गलत भी पूछ लेता ना, तो भी आपको समझ में आ जाता है अच्छा ये वाला गलत इन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन गलत है। और जिन्होंने रट्टा मारा है वो 1-2 लाइन मैच करा है, पूरा का पूरा छाप के चला है, उनको पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन गलत था या सही था। तो स्मार्ट स्टडी करनी है,
चीजों को समझना है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं काम आएगा। ठीक है, कॉमर्स के विषयों में ज्यादातर चीजें समझने की होती हैं, तो बस याद करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपने 2-4 बार पूछा, कोशिश करना समझने की, बट नहीं आ रही है, आप कल एग्जाम है, ठीक है, ऐसे समझो कल एग्जाम है, अब आपके पास आज कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो आप रट सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये आने वाला है क्वेश्चन, आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है कि आप किसी से पूछ पाओ, फ्रेंड, टीचर, किसी से भी आप पूछ पाओ, तो वहां पे आप रट सकते हो। क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन तो रट नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर अकाउंटेंसी में लेजर, बैलेंस शीट और खाता किताब की प्रक्रिया को अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आप समझे रहोगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो आप अच्छे से कर पाओगे। समय पर रिवीजन करें, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे होता ये है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, टीचर ने ये क्वेश्चन कराया, हमने सॉल्व कर लिया, टीचर ने 2-4 क्वेश्चंस दिए होमवर्क, वो भी सॉल्व हो गया। अब टीचर क्या करेगा, वो अगले चैप्टर पे मूव कर जाएगा। अगले चैप्टर जब वो स्टार्ट करेगा तो अगले चैप्टर आपको समझ में आने लगे। अब क्या हो रहा है ना, पीछे वाला चैप्टर, ह्यूमन टेंडेंसी है कि धीरे धीरे जो पिछले वाला चैप्टर्स हैं उनकी यादें कम होने लगती है। इंसान है, भूलता है ही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेमोराइज उसकी पावर जो होती है कम होती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे संडे हो गया या फिर 15 दिन पे आपने जो चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं, जो चैप्टर खत्म हो चुका है आपने पढ़ लिया, उसके 1-2 क्वेश्चंस बना लो रैंडम। ऐसे आपने नोट्स उठाया, अच्छा चलो ठीक है मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूं। आप जब उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे ना, तो उस पूरे चैप्टर की जितनी भी कहानी थी आपको याद आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये भी होता है। और अगर नहीं याद आ रहा तो तुरंत आप रिवीजन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं भूल रहा हूं, आप रिवीजन कर लो। ठीक है बालक, तो पढ़ाई के दौरान और परीक्षा के पास रिवीजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, डेली लाइफ में जरूर इसको ऐड करें। रिवीजन से आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रख सकते हैं और याद किए गए तथ्यों को ताजे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 12th में इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, बहुत टफ फार्मूले हैं, एक दिन में याद नहीं होने वाले हैं, बार बार रिवीजन करना होता है। तो आप 10-15 दिन बाद भूलोगे, तो आप ऐसे करो कि 10-15 दिन बाद वापस से पढ़ लो। तो ऐसे आपने 5-6 बार किए, आप महीना भर में आपको पूरा का पूरा याद हो गया। ठीक है, स्वस्थ आदतें अपनाएं, एडॉप्ट हेल्थी हैबिट्स। ठीक है, समय पर सोना, पता लगा रात को 3 बजे तक आप रील देख रहे हो, घर में सारे लोग सो रहे हैं, पेरेंट्स सो रहे हैं, आपके पास फोन है, 3 बजे तक आप रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, ये नहीं करना है। सही खान पान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तनाव कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें या फिर ध्यान करें। पता लगा आपने 11 बजे मैसेज ड्रॉप किया था, सेंड किया था, 3 बजे आपके पास रिप्लाई आ रहा है, 4 घंटे आप इंतजार ही करते जा रहे हो, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो इस वजह से फोन का यूज कम करो, रील्स कम स्क्रॉल करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, किताब को अपना दोस्त बनाओ, किताब के साथ ही रहो। ठीक है, टीचर और सहपाठियों में सहायता ले। ठीक है, में नहीं से है। ठीक है, टीचर और जो आपके साथ पढ़ने वाले बालक है उनसे आप हेल्प लो, शर्माओ नहीं, बिल्कुल भी शर्माओ नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, आपको ही दूर करना है। सामने वाले को नहीं पता कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जब तक आप उनसे नहीं पूछोगे, सामने वाले से नहीं पूछोगे कि दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन, टीचर, ये हमको सवाल बता दो, ये क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, शर्माना नहीं है, पेपर तक तो बिल्कुल नहीं शर्माना है। जितना आपके पास टाइम है बस पेपर तक है, पेपर तक आप पूछ सकते हो। तो जो भी आपके क्वेश्चंस पेंडिंग रहेंगे, बैकलॉग्स लगेंगे, ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट ही चलेगा। आपने सोचा भाई यहां पे पहुंचना है, यहां से स्टार्ट किया, सीधा आप यहां पे पहुंच गए, नहीं, यहां से स्टार्ट करोगे, ऐसे ऐसे घूमते रहोगे, कभी बहुत लो चले जाओगे, कभी बहुत हाई चले जाओगे, फिर आप ऐसे ऐसे करते करते यहां पे पहुंचोगे। ठीक है, अगर ये टारगेट है तो ये ऊपर वाला सोचते सब हैं कि कुछ नहीं है, सामने दिख रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे खत्म कर देंगे, नहीं। जब स्टार्ट करोगे तो ये आएंगे अप्स एंड डाउन्स जीवन में। कभी पता लगा कि आपने 1 घंटे पढ़ाई की, कभी लगा कि हफ्ते में 1 घंटे पढ़ाई की। हाँ, ऐसे ही होता है, कभी कभी हफ्ते में 1 घंटे की पढ़ाई होती है, कभी कभी डेली 5-6 घंटे की पढ़ाई हो जाती है।
तो कोशिश करना ये जो अप्स डाउन्स है ना, ज्यादा अप भी ना जाए ज्यादा डाउन्स भी ना जाए, स्मूथली ये चले। ठीक है। समूह अध्ययन, ग्रुप स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ग्रुप स्टडी करते हो तो उसमें क्या होता है ना, बालक अलग अलग होते हैं, उनके माइंड्स अलग अलग होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके माइंड्स बहुत तेजी से फास्ट कैलकुलेट करते हैं, फास्ट चलते हैं, बहुत ज्यादा तेज से सोचते हैं। तो जब वो अपने क्वेश्चंस पुटअप करेंगे ना, तो फिर आपको भी आइडिया लगेगा, अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो ग्रुप स्टडी के अपने फायदे हैं। हाँ, बकैती नहीं करनी है, ग्रुप में बैठ के जो है बकैती किए जा रहे हो। 4 घंटे पता लगा ग्रुप स्टडी करने आए थे, 4 घंटे बकैती में चले गए, तो ये नहीं करना है। प्रभावी तरीका हो सकता है जिससे आप एक दूसरे से ज्ञान साझा कर सकते हैं। किसी का कोई टॉपिक में स्ट्रांग है तो शेयर कर सकता है। पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। ये तभी करना है जब आपका चैप्टर अच्छे से मजबूत हो, अच्छे से आप समझ चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपने पीवाईक्यू लेके आया, पहले दिन आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, पहले दिन आप शुरू कर दिए पीवाईक्यू सॉल्व करना। अरे पहले तो चैप्टर निपटा लो, तभी तो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। तो कोशिश करना ये जो पीवाईक्यू वाला कंसेप्ट है ना, या तो आप हाफ ईयरली में करना, या तो आपका जब ईयरली वाला एग्जाम है तब तो करना ही करना है, नो डाउट। अगर ईयरली का एग्जाम है तो आपको स्टार्ट ही कर देना है, लास्ट वाले मंथ में सारे पीवाईक्यू 5-6 साल के कम से कम आपको निपटाने हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, इससे आपको परीक्षा के पैटर्न का अंदाजा लगेगा कि भाई परीक्षा में कौन सा 1 नंबर का आता है, कौन 2 नंबर का आता है। आप समय प्रबंधन भी सीख सकेंगे। हाँ, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है तो आप 6 घंटे में नहीं निपटाओगे। आता तो है आपको, नो डाउट, बट पेपर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो छूटने नहीं चाहिए। जितना आपको टाइम दिया गया उसी टाइम लिमिट में आपको निपटाने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है बालक। सही उत्तर देने की गति बढ़ाने के लिए समय सीमा पे हल करने की कोशिश करें। लॉन्ग आंसर है तो 5 मिनट में निपटा दो, शॉर्ट आंसर है 1-2 मिनट में निपटा दो। पेपर को आधे घंटे पहले निपटा दो, उसके बाद दोबारा उसको चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है। तो कोशिश करना टाइम लिमिट में निपटाने के लिए। स्मार्ट स्टडी तकनीकों का प्रयोग करें, यूज स्मार्ट स्टडी टेक्निक। एक होता है पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या होता है बालक, पोमोडोरो टेक्निक्स, नाम ही पहली बार सुन रहे होगे। यह एक टाइम मैनेजमेंट तरीका है जिसमें 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। आपने क्या किया, 25 मिनट पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की, अब 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो। अब ब्रेक ऐसा नहीं है कि आप दोस्त को मैसेज कर दो भाई मैंने 25 मिनट पढ़ाई कर ली है। दोस्त को मैसेज नहीं करना है, क्योंकि 5 ही मिनट है आपके पास। दोस्त को मैसेज करोगे उधर से रिप्लाई आएगा, तो 5 मिनट कब 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो 5 मिनट है ना उसको ऐसे यूटिलाइज करना है। ठीक है भाई, किताब थोड़ी देर के लिए हमने रख दी, पानी की बोतल ली, आसपास थोड़ा सा घूम लिए, थोड़ा सा बाहर देख लिए कि हाँ क्या चल रहा है, बालकनी में से बाहर देख लिए, उसके बाद वापस आए फिर से पढ़ाई की। अब ये नहीं कि 5 मिनट बाद हमने फोन उठाया और सीधा स्क्रॉल करने चल रहे कि इंस्टा पे किसका मैसेज आया, एफबी पे किसका मैसेज आया, ये सब नहीं करना है। नहीं तो 5 मिनट 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। माइंड मैप और डायग्राम्स, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडी जैसे विषयों में महत्वपूर्ण जानकारी को मस्तिष्क में चित्रित करने के लिए, जिससे याद रखना आसान हो। देखो ये इंपॉर्टेंट है, माइंड मैप और डायग्राम। कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ माइंड मैप्स वाले जो फिगर्स होते हैं आपको बनाना आना चाहिए पूरे। जैसे मान लेते इस पेज पे बहुत सारी कहानी लिखी गई है, आपने क्या किया, एक छोटा सा इमेज बनाया, यहाँ पे पॉइंट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट कर लिया, यहाँ पे पॉइंट कर लिया, ये हेडिंग डाल दी आपने, ये हेडिंग डाल दी, तो ये पूरा का पूरा जो एक पेज की कहानी थी आपको इस हेडिंग में ही सब दिख जाएगी। जैसे ही आप हेडिंग पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा पेज वाली कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो माइंड मैप इंपॉर्टेंट है, और आपको डायग्राम फिगर भी बनाने आने चाहिए। डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। ठीक है। मनोबल बनाए रखें, स्टे मोटिवेटेड, खुद को लो फील ना कराएं, कुछ भी ना आए तब भी लो फील ना कराओ। अगर सामने वाला पूछ रहा है, कोई आपसे दोस्त पूछ रहा है कितना पढ़ाई की हो, कहते पूरा पढ़ लिए, कभी भी खुद को लो फील ना कराओ। इस दुनिया में लो फील कराने जैसा कुछ भी नहीं है। खुद को स्ट्रांग रखो, मोटिवेट रहो। कुछ भी नहीं आता ये आपको पता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा, सामने वाले को थोड़ी पता है। तो खुद को हमेशा स्ट्रांग जोन में रखो। ये नहीं कि सामने वाला पूछ रहा भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा,
मैंने कॉमर्स में मैथ्स ले लिया है, मुझसे कैसे होगा। अरे ऐसे कहो, मैंने मैथ्स लिया है कॉमर्स में, साइंस वाले बच्चों से अच्छा मैथ्स है हमारा, ऐसे बोलना होता है। ठीक है, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जाने और अपने आप को प्रेरित रखें, किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को इनाम दें। हाँ, जैसे घर पे पढ़ाई कर रहे हो, पापा से बोलो कि हम 4 घंटे पढ़ाई करेंगे तो एक 50 वाली चॉकलेट लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पापा रोज तुमको चॉकलेट खिलाएंगे 50 वाली, लेकिन जिस दिन पापा जल्दी आ गए ऑफिस से, उस दिन सामने ही बैठ के पढ़ो, चेयर लेके आओ सामने, बढ़िया 2-3 घंटे, जब तक पापा देख रहे हैं 2-3 घंटे आराम से शांति से बैठ के पढ़ो। जब निपटा दो फिर बोलो पापा 50 रुपए दे दो, जा रहे हैं थोड़ा सा खा पी के आएंगे, फिर पढ़ेंगे। पहले पैसा ले लो फिर बोलो कि फिर पढ़ेंगे, तब तक पापा को भी नींद आ जाएगी जब तक आप घूम के आओगे। हाँ, तो थोड़े बहुत काम करो, उसके बाद खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ इनाम रखो। ठीक है, जैसे बोल दो पापा अगर हमने इतने नंबर्स लाए, मान लेते हैं हाफ ईयरली में हमने 90 के अबव आए, तो आपको घुमाना पड़ेगा, सिटी घुमाना पड़ेगा, या फिर बाहर रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए लेके चलना पड़ेगा। तो पापा भी खुश रहेंगे, भाई बालक हमारा जो है 90 के अबव ला रहा है, अच्छा है। इसी बहाने जो है बाहर बात भी हो जाएगी बच्चे से क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो खुद को थोड़ा सा मोटिवेट रखो, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बनाए और नकारात्मक से बचे, नेगेटिव थॉट से बचे। ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी बात मत सुनो, खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए रखो, पॉजिटिव एनर्जी लाओ, नेगेटिव नहीं सोचना है। क्लियर है? तो ये कुछ क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप क्लास 11 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अगर इन सबको फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट हो तभी फॉलो कर सकते हो, अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो ये जो पॉजिटिव वाली बातें हैं, ठीक है, जैसे खुद को मोटिवेट कैसे रखना है, ये टाइम टेबल कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर ये सारी चीजें आप सीख रहे हो अभी से, तो इन फ्यूचर लाइफ में इवन आप एग्जाम तक बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। फिर आपको कोई ये बताने के लिए नहीं आएगा कि आपको ऐसे करना है, फिर आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा मुझे ये काम करना है तो मैं इसके लिए ऐसे अप्लाई, मतलब ऐसे हम लोग रूट फॉलो कर सकते हैं, ऐसे रोड मैप बना सकते हैं जिससे ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। थैंक यू बच्चे।